आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे ईथर्स के साथ। ईथर क्या होता है? दो एल्काइल ग्रुप के बीच में अगर ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसे ईथर कहते हैं। दो एल्काइल ग्रुप है और बीच में ऑक्सीजन जुड़ा। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? एक एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ मिलके एल्कोक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो एल्कोक्साइड को क्या कहेंगे? मेथॉक्साइड। तो मेथॉक्साइड, तो यहाँ पे एज अ ब्रांच मेथॉक्सी शब्द का इस्तेमाल होगा। हमें आईयूपीएससी में पता है कि हमारे नाम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स यानी ब्रांच, दूसरा होता है वर्ड रूट यानी मेन चेन में मौजूद कार्बन, और तीसरा होता है प्राइमरी सफिक्स यानी एन, इन, आइन, और चौथा होता है सेकेंडरी सफिक्स। पहला है प्रीफिक्स, ये है वर्ड रूट, ये है प्राइमरी सफिक्स और ये है सेकेंडरी सफिक्स। यहां पे आती है ब्रांच। तो इस केस में ईथर को हम फंक्शनल ग्रुप ना मान के ब्रांच की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा मेथॉक्सी। तो यहाँ पे मेथॉक्सी आएगा, मेथॉक्सी। वर्ड रूट में यानी मेन चेन में कार्बन कितने हैं? 2, तो एथ कहा जाएगा। प्राइमरी सफिक्स यानी एन, इन, आइन, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो एन कहा जाएगा। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी ईथेन। यहां पे जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो है इथॉक्सी। हमेशा याद रखिए, चेन का छोटा हिस्सा ऑक्सीजन के इधर अगर कम कार्बन है या इधर कम कार्बन है तो एल्कोक्सी पार्ट में कम कार्बन वाली चेन का हिस्सा जुड़ा जाता है। यानी जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो इसको हमने ब्रांच मिथॉक्सी माना। यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे दोनों में 2-2 कार्बन है तो हम इथॉक्सी ले सकते हैं। लेकिन तो इसको हम क्या कहेंगे? इथॉक्सी ईथेन। लेकिन अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते तो ब्रांच इसको कहा जाता, फिर नाम होता इथॉक्सी प्रोपेन। यानी लंबी वाली चेन को मेन चेन में गिना जाएगा, छोटी वाली चेन को ब्रांच यानी एल्कोक्सी पार्ट में गिना जाएगा। तो इस तरह से नेमिंग होगी इसकी। तो इसके नेम के सिंपल 2 पार्ट है, एक एल्कोक्सी पार्ट है और एक एल्केन पार्ट है। तो मेथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन। और अगर इस टाइप का अगर हम लेते हैं CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3, तो अब ये बड़ी चेन है तो इसको एज अ ब्रांच यानी नाम हो जाएगा एथॉक्सी, और ये मेन चेन है तो प्रोपेन। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे इसकी। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथेन की बात करें तो ईथेन क्या है? ईथेन अल्कोहल का स्ट्रक्चरल आइसोमर है। सॉरी, ईथर जो है वो अल्कोहल का स्ट्रक्चरल आइसोमर है। कैसे? हमने 2 अल्कोहलिक ग्रुप लिए और इसमें से वाटर को अलग कर दिया। वाटर को अलग करने का सबसे बड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, भाई ऑक्सीडाइज करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस करना रिड्यूसिंग एजेंट, हैलोजन ऐड करना हैलोजिनेटिंग एजेंट, एसाइलेशन करना एसाइलेटिंग एजेंट। यहां पे हमें वाटर अलग करना है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 413 केल्विन टेम्परेचर पे ये 2 अल्कोहलिक ग्रुप में से वाटर मॉलिक्यूल को हटा के इन दोनों को जोड़ देता है। तो वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा, ऑक्सीजन इस अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, हमें क्या मिला? ईथर। इसका नाम है मेथॉक्सी मीथेन। मेथॉक्सी पार्ट ये हो गया और ये हो गया मीथेन। तो 413 केल्विन टेम्परेचर पे अगर ये टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, 443 केल्विन कर दिया, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो अभी 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल में से अलग हो रहा है वो एक ही में से अलग होगा और हमें एल्कीन मिलेगा। तो टेम्परेचर का फर्क है। यही सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके ईथर बनाता है, यही सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके एल्कीन बनाता है, लेकिन दोनों में टेम्परेचर का फर्क है। 413 पे हमें ईथर मिलता है और यही 443 केल्विन पे हमें एल्कीन मिलेगा, ईथीन मिलेगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ टेम्परेचर का फर्क है, रिएजेंट सेम यूज हो रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज हो रहा है दोनों केसेस में।
ये है विलियमसन सिंथेसिस। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है भाई। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? OR एल्कोक्साइड आयन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल एल्काइल ग्रुप पे अटैक करे, हमें पता है कि हेलोजन पार्शियली नेगेटिव है, एल्काइल ग्रुप पार्शियली पॉजिटिव है। एल्कोक्साइड आयन सीधे सीधे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, हेलोजन नेगेटिव को हटा रहा है जो कि सोडियम के साथ चली जाती है, सोडियम हाइड्राइड। यहाँ हमें ईथर मिल गया। ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या लिया है? एल्काइल हैलाइड लिया है और सोडियम एल्कोक्साइड लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल है, यहां पे क्या है? ये एल्कोक्साइड आयन है, ये अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पे और हमें ईथर मिलेगा। अब ये रिएक्शंस आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने जो एल्काइल हैलाइड लिया है वो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है और अब देखना है कि क्या रिएक्शन ये वाला पॉसिबल है, फिर से एल्कोक्साइड आयन क्या उस पर रिएक्ट कर सकता है। तो यहां पे ये अटैक जब करेगा तो ये सबसे पहली बात, यहां पे तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज का क्लाउड आ गया, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये रिपेल कर जाएगा, ये अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े। एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या कर रहे हैं? इस टर्शियरी कार्बन पे कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसी को रिपेल करेगी यानी न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगी। तो सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है? तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं टर्शियरी कार्बन पे। तो नेगेटिव चार्ज की स्पीसी तो आ नहीं सकती, रिपल्शन होगा, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा यानी न्यूक्लियोफाइल का रिपल्शन होगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता, मजबूरी में यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। Br तो हट गया पहले ही और यहाँ पे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, ठीक है, और हमें मिलता है एल्कीन। Br जो है वो सोडियम के साथ चला जाता है, सोडियम ब्रोमाइड बनाया है, और जो हाइड्रोजन अलग हुआ वो इस एल्कोक्साइड आयन के साथ चला जाता है और हमें मिलता है अल्कोहल। ध्यान रखिए, Br सोडियम के साथ जाएगा और जो हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट होगा वो एल्कोक्साइड आयन के साथ जाके एल्कीन बना देगा। तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन होता है और हमें एल्कीन मिलता है। ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, इस रिएक्शन में एक चीज नोट करने वाली है, यही समझ लेते हैं कि अगर यहां पे जो एल्काइल हैलाइड है वो टर्शियरी ना होके प्राइमरी होता, लेकिन ये टर्शियरी होता, मतलब जो एल्कोक्साइड आयन सब्स्टिट्यूशन कर रहा है वो अगर टर्शियरी होता तो अटैक पॉसिबल था, क्योंकि तब उसे जिसने अटैक करना है उसको रिपल्शन नहीं सहना पड़ता। यानी ऊपर वाले केस में तो ईथर नहीं बन रहा, लेकिन नीचे वाले केस में ये यहां पे टर्शियरी है और ये यहां पे प्राइमरी है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर ये प्राइमरी हो और ये टर्शियरी हो तो रिएक्शन पॉसिबल है। यहां पे हमें ईथर आसानी से मिल जाएगा। कारण क्या है कि जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फेस नहीं करना पड़ेगा। तो उल्टा केस पॉसिबल है, यानी 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा तो ईथर मिलेगा, लेकिन अगर 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा तो ईथर नहीं मिलेगा, एलिमिनेशन होगा और हमें एल्कीन मिलेगा। तो नोट कर लीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ अगर दोनों के दोनों 1 डिग्री है तो रिएक्शन पॉसिबल है, यानी एल्काइल हैलाइड भी अगर 1 डिग्री है, यानी अगर दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड यानी RX भी 1 डिग्री है और सोडियम एल्कोक्साइड ये भी 1 डिग्री है, तो रिएक्शन प्रोडक्ट आपको इजीली मिलेगा ईथर ROR।
प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तो रिएक्शन पॉसिबल है ही है। यानी कौन कौन से केसेस में पॉसिबल है? दोनों 1 डिग्री हो तो पॉसिबल है, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हो और एल्कोक्साइड 3 डिग्री हो तो पॉसिबल है। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, एल्कोक्साइड 1 डिग्री है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें ईथर की जगह एल्कीन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन पे अटैक कराना है हमें, सोडियम फिनॉक्साइड हमें मिला है और हम एल्काइल ब्रोमाइड से अटैक करा रहे हैं। देखिए यहां पे न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? यहां पे देखिए सिंपल, यहां जो ईथर हमें बनाना है वो एरोमेटिक ईथर है। अब यहां पे क्या है? अटैक करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल। ये नेगेटिव स्पीसीज ऑक्सीजन जो है यहां पे अटैक करेगा और एल्काइल ग्रुप पे अटैक कर सकता है। इजीली ये अटैक पॉसिबल है क्योंकि एल्काइल ग्रुप पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल है। तो ऑक्सीजन ने अटैक करने वाली स्पीसी ऑक्सीजन ही होगी, तो इजीली अटैक करेगा। हमें मिथाइल फिनाइल ईथर यानी एनीसोल, इसका नाम एनीसोल होता है, ये मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने अटैक करना है, हर केस में अटैक करने वाली स्पीसी ऑक्सीजन ही होगी, यानी एल्कोक्साइड आयन। यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन अटैक करेगा, यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन। तो ये क्या है? ये अब किस पे अटैक कर रहा है? बेंजीन पे। ये बात हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में। तो ये अटैक तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। बेंजीन पे कौन सा अटैक पॉसिबल है? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो ये फिर से वापस लौट आएगा और देयर विल बी नो प्रोडक्ट, नो रिएक्शन इन दिस केस। तो ये आप समझ लीजिए कि सोडियम फेनॉक्साइड यानी अटैकिंग ग्रुप अगर बेंजीन है तो अटैक हो सकता है, बेंजीन के साथ है ऑक्सीजन। लेकिन अगर ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप के साथ है और अटैक बेंजीन पे कर रहा है तो बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होता है, क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा होता है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाउंड्री बना लेता है नेगेटिव चार्ज की। इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये उल्टा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नोट कर लीजिए आप इस बात को। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, जो ईथर है वो पोलर है नेचर में, लेकिन उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम है। क्यों है कम? क्योंकि ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। ईथर पानी में सॉल्युबल हो जाता है। पानी में सॉल्युबल होने के लिए क्या कंडीशन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाना। पानी के साथ ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, यानी ईथर और ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ईथर और ईथर के बीच में, ईथर और ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ईथर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इसलिए वाटर में ईथर सॉल्युबल होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में ना होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है अल्कोहल से। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये आप नोट कर लीजिए। अब ईथर का रिएक्शन हम हाइड्रोजन एसिड से करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमें समझना है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें हमारे पास एक H पॉजिटिव पार्ट है और एक I नेगेटिव पार्ट है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये I जो है एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा और हाइड्रोजन रिमेनिंग पार्ट से जुड़ेगा। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है? तो यहाँ पे H पॉजिटिव अटैक करता है ऑक्सीजन की लोन पेयर से। H पॉजिटिव या कह लो ऑक्सीजन अटैक करता है H पे, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है। यहाँ हमारे को प्रोडक्ट जो बीच में ये एक कॉम्प्लेक्स मिला, एक एडक्ट मिला, थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएट मिला। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, फॉर्मल चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करे इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हाइड्रोजन जुड़ चुका है ऑक्सीजन पे। अब काम है आयोडीन का अटैक करने का, क्योंकि यहां पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बना, मतलब कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन आके जुड़ गया। अब आयोडीन वहां से अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस का यानी रुकावट कम मिलेगी। तो यहां आप देख सकते हो चेन लंबी है, लेकिन यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है,
तो आयोडीन जो अटैक करेगा वो इधर अटैक करेगा पीछे से, SN2 मैकेनिज्म होगा। SN2 मैकेनिज्म हम हेलोएल्केन हेलोइंस में पढ़ चुके हैं। SN2 में अटैक कहां होता है? पीछे से। SN1 में अटैक कहां से होता है? आगे से। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तो भाई नेगेटिव स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल, ऐसे तो पॉजिटिव कार्बोकैटायन चाहिए था लेकिन वो नहीं बना, नहीं बनता है कार्बोकैटायन, तो अटैक SN2 के माध्यम से होता है। तो SN2 को आप ढंग से समझ सकते हैं, SN2 में अटैक पीछे से होता है। तो SN2 में समझने वाली बात क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर है। इस केस में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करना पड़ता है। कहां से अटैक करेगा? जहां रुकावट कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो यहां मिथाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, आयोडीन इस मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और हमें CH3I मिलेगा और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के इथेनॉल बना लेगा। तो याद रहे, जहां पे कार्बोकैटायन नहीं बनता है वहां SN2 मैकेनिज्म होता है, और SN2 मैकेनिज्म कब होता है, किस तरह से होता है? इसमें न्यूक्लियोफाइल चेन के उस पार्ट से पीछे से अटैक करता है जहां रुकावट कम होती है। तो यहाँ चेन छोटी है, रुकावट कम है, तो यहाँ हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा इस तरह। आगे बढ़ते, अब ये वाला केस देखिए, यहां पे हमारे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, टर्शरी। तो क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा। आपको मैंने बताया था, जिस भी रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, तो इसका जो इंटरमीडिएट है वो बहुत स्टेबल है। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन ये बहुत स्टेबल है, ये अलग हो जाएगा OCH से। ये नेगेटिव स्पीसी, ये पॉजिटिव स्पीसी। अब यहाँ पे आयोडीन और हाइड्रोजन के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है और आयोडीन नेगेटिव है। आयोडीन किधर जाएगा? इधर जाएगा, और हाइड्रोजन किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है डिसाइड करना हाइड्रोजन और आयोडीन के लिए कि हमें किधर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन 3 डिग्री था, स्टेबल था, इसलिए आराम से टूट गया। तो कार्बोकैटायन इजीली कब बनता है? जब वो स्टेबल होता है। स्टेबल कब होता है? जब वो 3 डिग्री होता है। तो पिछले वाले केस में 3 डिग्री नहीं था, कार्बोकैटायन नहीं बना था, तो SN2 का सहारा लिया गया। यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया क्योंकि 3 डिग्री है, क्योंकि स्टेबल है, तो यहाँ SN1 मैकेनिज्म होगा। सीधे सीधे कार्बोकैटायन बनने के बाद नेगेटिव स्पीसी यहाँ जुड़ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट है इस केस में। तो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी। अब यहाँ पे कहाँ H जुड़ेगा, कहाँ I, किस वाले पार्ट पे H जुड़ेगा? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये वाला बॉन्ड तो नहीं ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है। ये बेंजीन वाला क्यों नहीं ब्रेक होता है? क्योंकि रेजोनेंस के कारण यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ये वाला ब्रेक होगा, ये नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास H पॉजिटिव और I नेगेटिव, तो ये इधर जुड़ेगा और ये इधर जुड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिए, बेंजीन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, लेकिन ये एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से आसानी से अलग हो जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ H जुड़ गया, हमें फिनॉल मिल गया और एल्काइल आयोडाइड। तो सारे लॉजिक्स हैं, तो इस कंसेप्ट के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। अब ब्रोमिनेशन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इथेनॉइक एसिड एज अ सॉल्वेंट यहाँ काम कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ जोड़ा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। पैरा वाली मेजर होती है, ऑर्थो वाली माइनर होती है। सिंपल सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रो ग्रुप पहले समझा चुके हैं, HNO3 के थ्रू नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, नाइट्रेशन हो रहा है। नाइट्रेशन भी यहाँ पे इलेक्ट्रो, बेंजीन पे जितने भी अब अटैक हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। या नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में NO2 पॉजिटिव जनरेट कर रहा है। यहाँ जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही एज अ सॉल्वेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सॉल्वेंट इसके साथ होता है, तो नाइट्रिक एसिड को
NO2 पॉजिटिव में ब्रेक कर देता है, जो कि इजीली बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा पी नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन और ये ओ नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन हमें एज अ प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रेशन। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। AlCl3 का रोल आपको पहले ही बता चुके हैं कि AlCl3 मदद कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए। AlCl3 क्या करेगा, CH3Cl में से AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, वो Cl नेगेटिव को यानी Cl से कहेगा नेगेटिव चार्ज ले आओ, तो Cl पूरा बॉन्ड ले जाएगी और AlCl3 के साथ जोड़ के AlCl4 नेगेटिव बना देगी। दूसरी तरफ CH3 पॉजिटिव रह जाएगा। यही तो हमारा मकसद था कि जो स्पीसीज बने वो पॉजिटिवली चार्ज हो, वो एक इलेक्ट्रोफाइल